हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आप सब बच्चे बड़े क्यूरियस होंगे इस चैप्टर को लेकर। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हम बहुत कोशिश करेंगे इसको आसान बनाने की। तो स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटीज़ की हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे 12th क्लास के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ्लो चार्ट ऐसा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिनमें से ये बेस थ्योरम बड़ा इम्पोर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल बड़ा इम्पोर्टेंट है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल ये सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलकर। तो वैसे सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बट ये इन तीनों में से क्वेश्चन आता है हमेशा, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, और अभी हम 12th क्लास में। अभी वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे है क्या, ये आप सबको पता है। माइंड में एक प्रोबेबिलिटी नाम सुनते ही आता है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस। तो अगर कोई चीज़ के होने के जो चांसेस हैं उसी को मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो डेफिनेशन हम अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज़ द लाइकलीहुड और चांसेस ऑफ डिफरेंट आउटकम्स अकरिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, अब हम बेसिक चीज़ें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो आप कोई एक्टिविटी करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस एक्टिविटी की कोई ना कोई रिजल्ट भी होता है उसका। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे हम? इफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन but the exact output cannot be predicted in advance, then the experiment is called a random experiment. For example, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? टॉसिंग अ फेयर कॉइन। आपको सबको मालूम है कि अगर हम टॉस करेंगे कॉइन को तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, मालूम है। दोनों आउटपुट मालूम है एडवांस में। लेकिन जब आप टॉस करते हो उस टाइम पे क्या आने वाला है यह आपको नहीं मालूम। ये सब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वही होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मालूम है क्या क्या हो सकते हैं, बट जब एक्सपेरिमेंट होगा उस टाइम पे क्या आ जाएगा उनमें से कोई भी नहीं बता सकता। सो ये तीनों एग्जाम्पल हैं: टॉसिंग अ फेयर कॉइन, रोलिंग एन अनबायस्ड डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देख ली, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी समझते हुए आपको काम आएंगे। अब ये देखिए कितना प्यारा सिक्का आ गया आपके पास। ये पुराने टाइम में यूज़ होता था, अभी भी चलन में है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। सिक्के अभी भी चलते हैं। ये देखिए 1962 का है। अच्छा, तो बच्चों वापस आते हैं हम। सैंपल स्पेस क्या होता है? व्हाट इज सैंपल स्पेस? जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी जितने रिजल्ट्स आपको मालूम हैं कि क्या क्या हो सकते हैं,
उन रिजल्ट्स को बच्चों एक सेट की फॉर्म में लिख दो, वही सैम्पल स्पेस है। वेरी सिंपल। सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल क्या है, आपने कॉइन को टॉस किया, उसमें क्या क्या आ सकता है, एक हेड और एक टेल, उसी को हेड और टेल को सेट की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज योर सैम्पल स्पेस। एंड जनरली वी डिनोट सैम्पल स्पेस बाय एस, दिस एस, ओके, कैपिटल लेटर एस। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या होती हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इवेंट ही क्या होती है। व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज इवेंट, तभी हम बता पाएंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है। तो इवेंट होती है बच्चों सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। जो आपका सैंपल स्पेस है उसके सबसेट को बोलते हैं एक इवेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सैंपल स्पेस था हेड एंड टेल। सैंपल स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं आपके पास एच एंड टी, इनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को, सैंपल पॉइंट्स। तो इसके सबसेट को मान लो मैं एक इवेंट मान लेता हूँ ई क्या लिखा मैंने, हेड अपीयर्ड। अब एक कॉइन है तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ई को सेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, हेड आया तो यहाँ एच। अब आप देखो ये जो इवेंट है ई इन द फॉर्म ऑफ सेट, क्या ये सबसेट हुआ एस का, हाँ हुआ, तो उसी को इवेंट बोलते हैं। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। क्लियर है सभी को ये बात, गुड। नेक्स्ट, अब सिंपल इवेंट क्या होती है, और एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं उसको हम, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट having only one sample point of a sample space is called a simple event or elementary event. अब what is this one sample point, तो बच्चों आपने अभी अभी ऊपर देखा कि आपके पास सैंपल स्पेस में एक हेड था और एक टेल था। जब आपके पास सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आएगा सबसेट में, तब उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। जैसे ये सब आपके पास सैंपल स्पेस है एच एंड टी है, और इसमें जो आया इवेंट में एक ही एलिमेंट आया आपका सैंपल स्पेस का, और वो क्या है एच, देन दिस ई इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो सर अगर एक से ज़्यादा आ गया, तो एक से ज़्यादा आएगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। व्हेन एन इवेंट इज composed of a number of simple events then it is called a compound event। जो नंबर ऑफ सिंपल इवेंट से बनी हुई है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे 2 डाइस आर थ्रोन, एग्जाम्पल लिया हमने 2 डाइस आर थ्रोन। अब मैं लिखता हूँ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज 5। अब प्यारे बच्चों जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस आपके पास कैसा बनेगा, पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे भी 1 आ गया, पहली पे 1 आ गया, दूसरी पे 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, ऐसे चलते जाएंगे, 1 आ गया, दूसरी पे 4 आ गया, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 5 आया, पहली पे 1, दूसरी पे 6, ऐसे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। और ये टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इस सैंपल स्पेस में, 36 व्हेन यू रोल्ड 2 डाइस, गॉट इट, एंड योर इवेंट इज गेटिंग अ नंबर हुज सम इज 5। अब मुझे बताओ इनमें से ऐसे कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम जो है वो 5 होगा, तो आप देखेंगे सर 1 4 है, ऐसे 2 3 आएगा,
3 2 हो जाएगा, ये आ गया 1 4 2 3 3 2 4 1। 4 ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं इस सैंपल स्पेस में से जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो आपके पास सैंपल स्पेस के कितने पॉइंट आ गए? 1 2 3 4, 4 पॉइंट आ गए। जब भी एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स आएंगे उस इवेंट को बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। और जब सिंगल आएगा, जब सिंगल सैंपल पॉइंट आएगा तब हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। ये सभी को क्लियर है? ओके, गॉट इट। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अरे बाबा, ये तो बड़ा नाम माइंड में आती है, ऐसे लगता है क्या आ गया क्या आ गया, देखने में एक जैसा लग रहा है भी एक जैसा। इक्वली लाइकली, इसको इजी वे में समझाऊं? इजी वे में कैसे समझेंगे? कोई भी दो इवेंट जिसके होने के बराबर चांसेस हैं उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। एग्जाम्पल, आपने कॉइन को टॉस किया, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आएगा? नहीं बता सकते ना। तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के बराबर चांसेस है भाई साहब। अगर बराबर चांसेस हैं तो ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। गुड। तो ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ none of them is expected to occur in preference to the others। इसका मीनिंग क्या बच्चों? जो कोई इवेंट भी ऐसी नहीं होगी कि उसको प्रेफरेंस मिल जाए कि भाई साहब तुम हो जाओ पहले, मैं रहने देते हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होगा, सबके पास बराबर चांसेस होंगे। अच्छा, तो आप कहेंगे सर इक्वली लाइकली नहीं होंगे जो, उनको कैसे समझेंगे? नॉट इक्वली लाइकली, उनको कैसे समझे हम? बताओ। नॉट इक्वली लाइकली, इसका एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक बैग है, उस बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं, बॉल्स जिससे आप क्रिकेट खेलते हो ना, इस तरह की बॉल्स हैं। 6 रेड बॉल्स हैं, रेड। अब मुझे बताओ भाइयों, ये प्यारे बच्चों, अब अपने को आप बताओ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये बॉल है आपकी ग्रीन, और एक बॉल को कर देते हैं हम रेड, ये बॉल हो गई आपकी रेड। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ, इसमें से अगर मैं एक बॉल निकाल, इस बैग में से 1 बॉल निकाल लूँ तो किसके चांस ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर रेड बॉल के ज़्यादा हैं। तो जब भी आप चांस को ज़्यादा या कम कर सको तब इवेंट जो होगी वो नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे चल सकते हैं? बिल्कुल ठीक, चलते हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अभी हमने बेसिक टर्म्स देख ली, अब हम देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब। इन क्लास 9th, आप 9th क्लास में यू हैव स्टडीड द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है सर? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होती है बच्चों? जिसमें आप एक्सपेरिमेंट को करते हो खुद फिजिकली। मान लो कॉइन को 1000 बार टॉस करके देखोगे, उसके बाद आप उनको नोट करोगे, ऑब्जर्वेशंस को लिखोगे कि हमने 1000 बार कॉइन को टॉस किया, उनमें से हेड आया 400 टाइम्स और हमारा टेल आया 600 टाइम्स। फिर प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अरे भैया फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इनको आप कैंसिल कर देते हो 2/5। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। ये किसकी निकाली आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड, 400 डिवाइड बाय 1000। तो इस तरीके की जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसके बाद जब आप 10th में हुए तो आपने पढ़ा क्लासिकल अप्रोच।
या फिर थियोरेटिकल अप्रोच। अब आप एक्सपेरिमेंट को कर करके नहीं देख रहे, आप मान ले रहे हैं उस चीज़ों को। थ्योरी में जैसे मैथमेटिक्स में हम मान लेते हैं ना, लेट अस कंसीडर x बी द एज ऑफ सोनू, इस तरीके से आप मान लेते हैं ना। तो थियोरेटिकल अप्रोच भी ऐसी ही है, इसमें आप करके नहीं देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड, हाँ एक कॉइन टॉस हुआ, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग अप। अब ये सबको पता है 2 आउटकम होती हैं और हेड आएगा तो 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट आप 11th में पहुंच गए, आपने फिर पढ़ी एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब ये क्या होती है सर एक्सियोमेटिक अप्रोच? तो ये जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी इवेंट जो होंगी नॉट बी इक्वली लाइकली, मे और मे नॉट बी इक्वली लाइकली, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जब इस तरह की इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। नेक्स्ट इन क्लास 12th फर्स्ट यू विल स्टडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप आ गए 12th में, सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन आप अदर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में, वो सब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अब 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। इसके नाम में ही देखो लिखा हुआ है कंडीशनल, इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन आएगी फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसको समझना भी बड़ा आसान है। कैसे समझेंगे? एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स, आपने 3 कॉइन लिए, उनको टॉस किया और उससे सैंपल स्पेस बना ली। सैंपल स्पेस आपको बनाना आता है, जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड। फिर आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट पे हेड हेड, देन थर्ड पे क्या आ गया टेल, फिर फर्स्ट पे हेड है, दूसरे पे टेल है और थर्ड पे फिर से क्या आ गया हेड, फिर फर्स्ट पे टेल है हेड हेड। ऐसे आप शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ तीनों एच थे, फिर एक टेल आया, इस टेल को शिफ्ट कर दिया यहाँ, फिर टेल को शिफ्ट कर दिया यहाँ, अब शिफ्टिंग ख़त्म हो गई। फिर हो सकता है तीनों क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक हेड आएगा, उस हेड को आप शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। इस तरीके इजी तरीके से आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ अब होंगी इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट ई हमने ली, इवेंट का नाम क्या रखा, एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर। अब भाई साहब ये एट लीस्ट को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एट लीस्ट बड़े सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कम से कम। अच्छा सर, कम से कम मतलब लोअर लिमिट सेट कर दिया आपने, इतना तो होना चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकता है भाई, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ज़्यादा कितना भी, मतलब कम से कम इतना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए। अगर इसी चीज़ को आप मैथमेटिकली लिखोगे तो इसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बोलेंगे सर? अब जैसे आपका इवेंट है एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर, ये आपकी इवेंट है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हेड है वो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2, इसको बोलते हैं एट लीस्ट 2 हेड। अभी एट लीस्ट का मतलब समझ में आया सभी को? एट लीस्ट मीन्स कम से कम, और ज़्यादा कितना भी। उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली एट मोस्ट आएगा, जब एट मोस्ट आएगा तो एट मोस्ट क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, कम कितना भी, तो उसमें आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे? लेस देन इक्वल टू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। आपकी एफ इवेंट है
F be the event first coin shows tail. तो E इवेंट थी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, F इवेंट ऑफ फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो भाई साहब इनके हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले इवेंट्स के। इवेंट ई का ई बोलती है कि एटलीस्ट 2 हेड्स। अब हम जाएंगे किसके पास, हम जाएंगे अपने सैंपल स्पेस के पास, यहाँ पे इससे बात करेंगे, इससे पूछेंगे कि भाई साहब आपके पास 2 हेड हैं कम से कम। ये बोलेगा है तो इसको उठा के इधर पटको, यहाँ रख दो इसको। अब नेक्स्ट के पास गए, क्या भाई साहब आपके पास 2 हेड हैं, ये भी बोला है, इसको भी ले आओ इधर। फिर इसके पास गए, इसके पास भी हैं, ले आए इधर। इसके पास गए, इसके पास भी हैं, इसके पास भी, इसको रख दिया इधर। इसके पास गए, बोला भाई साहब 2 हेड हैं, बोला नहीं यार एक ही है मेरे पास तो। ये भी बोला एक ही है, ये भी बोला एक ही है, ये बोला भाई साहब मेरे पास तो है ही नहीं। तो हमने इनकी कर दी छुट्टी, भाई साहब आप नहीं आएंगे। फिर हम अपनी दूसरी कंडीशन को दूसरी इवेंट को देखते हैं। दूसरी इवेंट है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। फिर से हम सैंपल स्पेस के पास जाएंगे, फिर से हम चेक करेंगे। हम सैंपल स्पेस के पास गए, इसको पूछा क्या आपके फर्स्ट कॉइन पे टेल है, ये बोला नहीं है। इसके पास गए, बोला नहीं है। इसके पास गए, बोला नहीं है, मेरे पास तो दूसरे पे है। इसके पास गए, बोला है। इसके पास गए, नहीं है। इसके पास गए, बोला है। इसके पास गए, बोला है। इसके पास गए, बोला है। तो भाई साहब जिसके पास था उठा के इधर रख दिया, ले आए इनको यहाँ से यहाँ। ये बात क्लियर है। आपने ई का और एफ का सेट बना लिया, सेट की फॉर्म में इनको लिख लिया, वेरी गुड। अब एक चीज़, आप प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दो भाई साहब। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था। फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल केसेस, या बोल देते हैं फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड में टोटल इवेंट्स। क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो बच्चों फेवरेबल ई के फेवरेबल कितनी है, 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एस बोले तो सैंपल स्पेस, ई बोले तो इवेंट, एन बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ई में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 4। एस में कितने एलिमेंट्स हैं, ये 4 और ये 4, 8, यानी 1/2। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें एफ की, तो वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 4/8, वो भी कितना आ गया, 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोल रहा है निकालने को, निकाल सकते हो। पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ बोले तो कॉमन इन ई एंड एफ। ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। अरे सर ये बोल रहा फर्स्ट पे टी होना चाहिए, इसमें तो फर्स्ट पे टी सिर्फ यहीं पे है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, और एक एलिमेंट कॉमन है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/8। ये सिंपल काम आप करके आ चुके हो बच्चों। अब हम चलते हैं इसके पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पास। ये क्या है, अब 12th क्लास की एंट्री होगी, शुरू करते हैं इसको। मैं क्या कहता हूँ, अब आपको एक कंडीशन देता हूँ। नाउ सपोज वी आर गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। आप सपोज कर लो, वी आर गिवन, हमें पहले से दिया है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉइन कहाँ हो रहा था, एफ में हो रहा था। इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ इवेंट हैज़ अकर्ड। इसका मीनिंग क्या है, एफ इवेंट हैज़ अकर्ड। वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल means f occurs, then what is the probability of occurrence of e? okay, कहता है f हो चुका है, अब e की प्रोबेबिलिटी बताओ।
तो अब कंडीशन डाल दी ना। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कॉइन शोज टेल, उसके बाद ई पे ध्यान दो। तो हमने देखा भाई साहब एफ क्या था हमारे पास, हमने ऊपर से उठा के यहाँ लिख दिया। एफ जो भी था हम ऊपर से उठा लाए और यहाँ लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो, एफ को जैसे ही लिखा फिर उसके बाद ई हुआ, और ई क्या बोलता है हमारे पास? ई एट लीस्ट 2 हेड्स। जब एफ हो चुका है अब इसमें चेक करो कि 2 हेड किधर है। इसके पास हैं? हाँ है। इसके पास है? नहीं है। इसके पास है? नहीं है। इसके पास भी नहीं है। तो आपके पास अब ये जो कंडीशन, ये इवेंट हो चुकी है, तब ई में कितने पॉइंट्स आए? सिर्फ 1 आया। अब ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब नया सैंपल स्पेस कौन बन गया आपके लिए? आपके लिए नया सैंपल स्पेस बन गया एफ। और आपकी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कौन है? ई। तो इस चीज़ को लिखते हैं बच्चों ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। इसको रीड कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, मतलब एफ इवेंट हो चुकी है तब हम ई की निकाल रहे हैं। तो ये क्या क्या आई आपके पास? आपके पास एक ही एलिमेंट है THH ये वाला, और टोटल आपके पास यहाँ एफ में कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये आ गई 1/4। ये कंडीशन जब लग गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी हो गई डिफरेंट 1/4। और पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे थे तो अलग थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहे थे वो भी 1/2 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/8 आ रही थी। तो जैसे हमने एक कंडीशन लगाई 12th क्लास में, हम एंट्री किए, हमने बोला एफ हैज़ अकर्ड, अब ई की बताओ। ये बात क्लियर है अभी आपको? तो उस केस में क्या होता है, जब आपकी एक इवेंट हो चुकी होती है तब उसके बेस पे काम करते हैं, मीन्स उसी को सैंपल स्पेस मान लेते हैं, फिर काम होता है। अब आपकी इवेंट ई जब हुई तो उसमें 2 हेड आने चाहिए, यहाँ से देखा 2 हेड सिर्फ इसके पास हैं, इसको इधर लिख दिया। और अब आपकी इवेंट ई में कितने पॉइंट्स हैं? 1, तो 1 यहाँ लिखा। और टोटल पॉइंट्स कितने हैं एफ में नए सैंपल स्पेस में? 4, तो 1/4 खत्म। नेक्स्ट, दस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसीडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस इज, कितनी आई आपके पास? 1/4। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट द इवेंट एफ हैज़ अकर्ड, वो भी क्या है? 1/4, सेम चीज़ है वो। Thus probability of event is called the conditional probability of E। इसी को conditional probability बोलते हैं। Given F has already occurred and is denoted as P, probability of E slash F। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of E slash F। ये स्लैश टेढ़ा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को? नाउ एक नोट है आपके लिए। नोट क्या है? नोट दैट द एलिमेंट ऑफ एफ विच फेवर्स द इवेंट ई आर द कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ, द सैंपल पॉइंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अरे सर ये क्या बोल दिया? देखो भाई आप ध्यान से सुनना, ये जो ई है आपका ई, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब ध्यान से दोबारा देखना, हम फॉर्मूला बना लेते हैं इसका एक। देखो ध्यान से देखना, जब ई हो चुका है, सॉरी एफ हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, उसके बाद हमने ई निकाला है। एफ के पास कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स थे? THH, और है हमारे पास THT, और है TTH और TTT। ई में कितने एलिमेंट आए? THH, सिर्फ एक एलिमेंट आया। और ध्यान से देखो ये ई किसके बराबर आ रहा है? इस ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है।
उसमें भी एक एलिमेंट था, इसमें भी वही सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी पड़ेगी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, तो आप कैसे निकालेंगे? ये क्या है? ये है इंटरसेक्शन ई एंड एफ का, और उसी को डिवाइड कर दिया आपने ये एफ से, एफ के एलिमेंट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आपका फॉर्मूला बन गया। जब भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना हो व्हेन ई हैज़ अकर्ड, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड में प्रोबेबिलिटी, अब जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हो चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी हमने सेम काम किया था बच्चों, ये था ई और ये किसके इक्वल आया, ई इंटरसेक्शन एफ के। तो कितने एलिमेंट्स इसमें, 1, तो हमने ऊपर लिखा 1, और ये एफ से, एफ में कितने एलिमेंट है, इससे डिवाइड किया, ये 4 है। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, गॉट इट। तो अब हम एक दो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम जब भी करेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, आज हम ये ख़त्म कर देंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। तो ये कहता है ये 1 के इक्वल होगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कोई इवेंट है, व्हेन एफ खुद हैज़ अकर्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ क्या है बच्चों, कुछ प्रूफ नहीं है, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए कंडीशनल का, एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो नीचे होता है उसको यहाँ नीचे, प्रोबेबिलिटी नीचे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो एस और एफ का इंटरसेक्शन, एक पूरा सैम्पल स्पेस एस है, उसके अंदर एक इवेंट एफ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एफ ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये एफ के इक्वल हो गया, एस इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो गया, एफ के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये क्या हो गया, 1। क्लियर है? ये प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप खुद करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, ये इसके इक्वल होगा। अरे भाई साहब ये कैसे होगा सर? तो बच्चों बड़ा सिंपल है, कहता है एक सैम्पल स्पेस है एस, उसके अंदर ए और बी दो इवेंट हैं और एक एफ इवेंट है। कहता है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल दो व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ए यूनियन बी, और आपका फॉर्मूला कहता है इंटरसेक्शन कर दो एफ के साथ, है कि नहीं, और नीचे जो है उससे डिवाइड कर दो, नीचे एफ उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। अब इसमें देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसकी, सेट्स की, जो आप सेट्स में पढ़े थे 11th क्लास में, वो प्रॉपर्टी लगा दो। वो क्या बोलती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांट देना। ये जो इंटरसेक्शन है इसको बांट दो, यहाँ भी दे दो और इस बी के पास भी बांट दो। कैसे बंटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, फिर ये यूनियन, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या, कोई परेशानी? वेरी इजी, गुड। इसके बाद इसको हम उठा के थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको पटक देते हैं यहाँ, यहाँ पटक देते हैं। उसके बाद अब आ जाओ इधर,
अब एक और फॉर्मूला लगाना सीखो। आप जब 11th में थे तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। वो क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस जब आप इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे ऐसे बोथ साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसको भी क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी यहाँ आएगा इंटरसेक्शन, सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने देखा जब दो सेट्स के बीच में यूनियन आ जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सेट प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला को यहाँ लटका दो भाई, चेप दो इसको, यहाँ से हटा दूँ, मैं साफ़ कर दूँ, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फर्स्ट सेट है आपका ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेकंड सेट है बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया। और सबके डिवाइड में अलग अलग से लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये सारे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखो ये ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो, पहले इसको लिख लो, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में एफ है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नीचे कौन है? एफ, यानी एफ हैज़ अकर्ड प्लस ये क्या बन गया? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड माइनस, यहाँ आपके पास सारे इंटरसेक्शन में हैं तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, हाँ या ना? और जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। बोलो समझ में आया फॉर्मूला? हमने प्रूव कर दिया। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज़ अकर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। क्या ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर समझ में आ गई? गुड। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। तो इसको भी ऐसे ही कर दो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, यानी नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, अब एक चीज़ आपको मालूम है, एक बात मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, ये वाली, ये किसके इक्वल आया था? ये आया था 1 के इक्वल। इसका यूज़ करते हैं हम इसमें, तो ये किसके इक्वल है? 1 के। और एस, इस एस को क्या लिख सकते हैं हम? एस को लिख सकते हैं ई। अभी यहाँ बात ई
यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ये देखो, ये एस है, मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश स्लैश एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। किसके इक्वल है वो? 1 के इक्वल है। और एक चीज़, अभी अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया उसमें एक चीज़ है बच्चों, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ये हमने छोड़ दिया, इसको हम कवर कर लेते हैं अभी। जब दोनों डिसजॉइंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जब इसमें एलिमेंट ही नहीं हैं तो 0 हो जाएगी, चाहे ए हो चुका हो, ये एफ हो चुका हो या ना हो चुका हो, तो क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उस टाइम पे? 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। इसका यूज़ होगा अब इधर। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये ई और एफ कोई सैम्पल स्पेस है, ये ई है, तो इसके आउटर में क्या होगा? ई कॉम्प्लीमेंट। पूरा ये ऐसा है, तो ई और ई डैश में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, ये वाला। बोलो ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब इसको आगे कंप्लीट कर देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ हैज़ अकर्ड विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। इनमें से किसी में कोई डाउट है तो मुझे नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा से फिर समझा देंगे आपको शॉर्ट वीडियो में। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी है, और कहता है ये भी गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। तो भाई साहब फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला लगा दीजिए और प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4/13 और बी की प्रोबेबिलिटी 9/13। हलवा क्वेश्चन है, हलवा, वेरी इजी। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो ये देखो क्वेश्चन, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और अ गर्ल। इफ ए फैमिली हैज़ 2 children, what is the conditional probability that both are girls? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। भाई साहब जिसकी निकालनी है उसको ई मान लो। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इसको लिख लो, बोथ आर गर्ल्स। उसके बाद गिवन क्या है? गिवन ये रहा, गिवन दैट। 2 क्वेश्चन बन गए, तो एक को F1 मान लो, यंगेस्ट इज अ गर्ल। उसके बाद F2 एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस मिलना चाहिए। क्या होता है सैम्पल स्पेस? ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। ये एक तरह से ऐसा हो गया कि जैसे हेड हेड टेल टेल, आप एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दो या 2 कॉइन को टॉस कर दो, तो उस तरीके से हो सकता है पहले वाला बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, पहले वाला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, पहले वाला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या दोनों गर्ल हों। ये सैम्पल स्पेस बन गया आपका। अब बोथ गर्ल्स, इसके क्या क्या हैं आपके पास? एक ही है भाई साहब, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। तो यंगेस्ट गर्ल कहाँ पे है भाई साहब? इसमें भी है एक यंगेस्ट, इसमें भी है एक यंगेस्ट,
यंगेस्ट इज अ गर्ल। यहाँ भी यंगेस्ट गर्ल है, यानी जो सेकंड नंबर पे है, जो बाद में पैदा हुई। यहाँ पर भी है एक यंगेस्ट गर्ल, लेकिन यहाँ पर नहीं, ये जो है ये एल्डर है। सॉरी बच्चों, बीच में कोई आ गया था। तो हम कहाँ थे? F1 इवेंट पे थे। तो उसमें हमारे पास कौन आया? यंगेस्ट, यहाँ भी गर्ल है और इन दोनों में भी यंगेस्ट गर्ल है। उसके बाद एट लीस्ट वन इज़ गर्ल। तो भाई साहब इसमें भी एक गर्ल तो है, कम से कम इसमें भी है, और कम से कम इसमें भी है। ज़्यादा जितनी मर्जी हो, दो हो सकती हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो अब नंबर, अच्छा उसके बाद आपको निकालना क्या है उस पे फोकस करते हैं। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन F1 हैज़ अकर्ड, और एक निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन F2 हैज़ अकर्ड। ये दोनों निकालने हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन की। ई इंटरसेक्शन F1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ F1। इधर भी ज़रूरत पड़ेगी ई इंटरसेक्शन F2, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ F2। अब आप मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन F1 क्या है? ये है आपके पास ई, ये है F1, इन दोनों में कॉमन है एक, यानी जी। अब भाई साहब इसका एलिमेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, टोटल है ये, इधर 1 है और टोटल आपके पास है सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 में कितने एलिमेंट्स है? 2, टोटल है 4, तो इसका हो गया 1/2, या 2/4 भी लिख सकते हो। 2/4 लिखोगे, 4 कैंसल ईजिली और 1/2 आंसर। सिमिलरली ई इंटरसेक्शन, अब आपको क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन F2। नेक्स्ट पेज को यूज़ कर लेते हैं हम। ई इंटरसेक्शन F2। ई और F2 में क्या कॉमन है? ये जी यहाँ भी है, तो एक ही कॉमन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गया? 1/4। और F2 का प्रोबेबिलिटी, F2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3/4। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 1/4 और F2 का प्रोबेबिलिटी 3/4, इसको इरेज करो, दोबारा लिखते हैं। यहाँ था 1/4 और 2/4, और यहाँ हमारे पास 1/4 और नीचे है 3/4, तो आंसर आ गया 1/3। तो बोलो क्या बात है, इजी है कि नहीं है? अरे हाँ सर, बहुत इजी है सर, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन throwing 2 dice are different, find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4। मैं आपको हिंट देता हूँ, करना आपको खुद पड़ेगा, ये खुद करना आप, ठीक है? मैं हिंट देता हूँ, कहता है गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice। अब भाई साहब जब डाइस को थ्रो करते हो ना, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो होते हैं 36, और वो आपको पता है क्या क्या पेयर बनेंगे, 1 1 1 2 1 3, ये सब पता है आपको। तो इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, क्या? सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। कहता है नंबर जो आया है वो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। उनका सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और गिवन क्या है? गिवन 2 numbers appearing on throwing 2 dice आर डिफरेंट, वो नंबर डिफरेंट होने चाहिए। गिवन क्या है? नंबर ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, ये है। तो अब आपको क्या करना है? इसको सेट की फॉर्म में लिख लो, F को भी सेट की फॉर्म में लिख लो, और फिर ई इंटरसेक्शन F निकाल लो, फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो।
आपको क्या निकालना है वैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, तो आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू बच्चों, बाकी हम कल करेंगे आगे प्रोसीड। आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, और आपको इसमें किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे कि आप सर ये चीज़ इम्प्रूव कीजिए, तो आप मुझे वो बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको सॉल्व करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।